जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे यूपी टेट के इन्वायरमेंट का टॉपिक परिवार। परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स लेंगे। इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में आपको ये परिवार का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, साथ ही आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यूपी टेट या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, आपका यूपी टेट का जो सिलेबस है इन्वायरमेंट का, सबसे पहला टॉपिक आपका ये है परिवार क्या है। परिवार, भोजन, भोजन से संबंध, मित्र, ये सारे टॉपिक आपके बहुत ही इजी वे है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके अगर छूट गए तो आप समझ लीजिए यूपी टेट सीटेट जैसे एग्जाम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं इस एक वीडियो में ही। अब यदि आपने सिलेबस को कवर नहीं किया है तो सिलेबस को भी आप कवर करिए, आपको मिल जाएंगे घर बैठे क्लासेस। डालिए यूपी टेट का सिलेबस, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग को सिलेबस को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, उसके बाद ही आप अपने सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर करिएगा। आइए देखते हैं फिर परिवार क्या है। हम सबका अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, हम सभी जानते हैं। परिवार का मतलब होता है रक्त संबंधी, मतलब कि जो ब्लड से रिलेटेड हो। ब्लड से रिलेटेड का मतलब क्या, यहाँ पे परिवार का मतलब कहना चाहता है कि ब्लड संबंधी, रक्त संबंधी, ठीक है। जैसा कि आप सभी के फैमिली में है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके माता पिता हैं, उनके मतलब उनके पापा जी हैं, उनके मम्मी जी हैं, ठीक है। फिर आपके पापा मम्मी के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग बच्चे हो। फिर आपके जो आगे जनरेशन है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, रक्त संबंधी होनी चाहिए, मतलब कि आपका ब्लड, कहते हैं ना खून का रिश्ता, है ना। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो खून का रिश्ता होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम क्या खून का रिश्ता ही परिवार होता है, क्या अदर हमारे परिवार नहीं है? तो भाई नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। जो रक्त संबंध से नहीं जुड़े होते हैं उन्हें हम मित्र कहते हैं। यही परिवार और मित्र में अंतर है। परिवार जो रक्त संबंधी होते हैं और मित्र क्या होते हैं, जो रक्त संबंध से नहीं जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, एक छोटा सा थॉट है, लोगों से परिवार बनता है और परिवार से राष्ट्र बनता है और राष्ट्र पूरा विश्व बनता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परिवार से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये हुआ, हम बात कर लिए परिवार के बारे में। अब हम बात करते हैं कि फैमिली की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फैमिली की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है समूह या ग्रुप। बात समझ में आया? ठीक है। परिवार क्या है भाई? परिवार का मतलब होता है ग्रुप। किसका ग्रुप? किसका ग्रुप? फैमुलस का, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जो, जैसे ग्रुप मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब कि आपने ग्रैंड मदर से ले लो, पूरी फैमिली को बना लो तो क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो फैमिली की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्रुप या समूह। अब हम बात करते हैं कि कुछ विद्वान मत के, जैसा कि बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परिवार पर कुछ डिफिनेशन दी है कि परिवार क्या है। जैसा कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैकआइवर जो थे, उन्होंने बोला कि जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे पाए जाते हैं, जिसमें इन बच्चों की देखभाल, देख रेख तथा पति पत्नी के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। लेकिन यहीं पर रूसो ने कुछ पॉइंट बोला कि समाज बालक को दूषित करता है, पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा देता है। सब लोगों ने अपनी अपनी कुछ अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग कुछ विद्वान मत बताए। उसके बाद पेस्टोलॉजी ने कुछ बताया कि अनौपचारिक रूप से शिक्षा को दिया जाए तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। यह आपका अनुच्छेद S1 के अनुसार अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये आता है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है भाई, परिवार है। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनेगा, क्या बनेगा कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो आपको बताना है परिवार है।
उसके बाद फ्रवेल ने कुछ बात बताई। फ्रवेल ने कहा भाई कि माता आदर्श अध्यापिका होती हैं, इसलिए बच्चों को घर में शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा फ्रवेल का कहना है। वहीं पर गांधी जी ने कहा कि बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। ऐसा गांधी जी ने बताया कि 5 वर्षों में जो बच्चों को ज्ञान माता पिता दे देते हैं वो उसके बाद नहीं मिलती है। प्लेटो ने कहा कि परिवार को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है, मतलब कि परिवार ही है हमारा जो हमको स्टार्टिंग से, शुरुआत से, हमें बचपन से, मतलब कि शिशुअवस्था से ही क्या करता है, शिक्षा देना शुरू कर देता है। तो परिवार ही एक है जो हमें शिक्षित करने के लिए स्टार्टिंग से हमारी नींव डालना शुरू कर देता है। तो आई बात आपको समझ में यहाँ तक। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, परिवार के प्रकार के बारे में। देखिए मैं आपको केवल मेन फैक्ट बता रही हूँ, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब परिवार की बात करते हैं, उनके प्रकार के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परिवार, मतलब फैमिली। फैमिली आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक संयुक्त फैमिली होती है जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, एक एकल परिवार होता है जिसे न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। अब संयुक्त फैमिली में कौन कौन आते हैं भाई, दादाजी, दादी जी, माता पिता, बच्चे, ये सारे किस में आते हैं, संयुक्त परिवार में आते हैं। अब अगर एकल परिवार की बात करें जिसे न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जाना जाता है, मतलब कि हम 2 हमारे 2, है ना, कहते हैं ना, हम 2 हमारे 2, हमारी फैमिली कंप्लीट। तो ऐसी फैमिली को हम लोग एकल फैमिली कहते हैं, सिंगल फैमिली कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और संयुक्त फैमिली का मतलब होता है जिसमें हमारे बाबा दादी चाचा चाची सभी आते हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन एक संयुक्त परिवार में हम लोग बहुत लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो हमारे माता पिता, हमारे पापा मम्मी और हमारे बच्चे, ये हमारे क्या हुए भैया, ये सारे हमारे संयुक्त फैमिली हुए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग जानते हैं एक करके कि संयुक्त परिवार या एकल परिवार क्या है। यदि एकल परिवार की बात करें, अगर एकल परिवार है तो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, और संयुक्त परिवार है तो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो अगर एकल परिवार की यहाँ पे बात की जाए, जीवन में बेहतर गुणवत्ता, ये एक एकल परिवार की क्या है भाई, फ़ायदे हैं। शिक्षा का उच्च स्तर होता है। यदि आपकी कम फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना, 2 भाई बहन ही हैं, आप 1 भाई 1 बहन हो, ठीक है, तो हमें क्या होता है कि उन्हें शिक्षित करने में थोड़ा आसानी होती है। हमारे पेरेंट्स काफ़ी उन पे फोकस कर पाते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वहाँ पे देखा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा महंगाई आ चुकी है, पेरेंट्स हमारे सबको एक जैसे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो अगर आप सिंगल हो, एक शॉर्ट फैमिली है, एकल फैमिली है, तो हम अच्छे से उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। शीघ्रता से निर्णय लेना, ठीक है, अगर आप कम लोग हो तो निर्णय लेने में आपको टाइम नहीं लगेगा, कम से कम समय में आप लोग अपने में डिस्कशन करके निर्णय ले लोगे। अगर आपकी लॉन्ग फैमिली है, संयुक्त फैमिली है, तो उसमें क्या होगा, डिस्कशन करेंगे, 10 लोगों से 10 तरह की बातें आएंगी, तो हम निर्णय लेने में टाइम भी लगाएंगे और हमें क्या होगा भाई, प्रॉब्लम भी होगी। उसके बाद वैचारिक स्वतंत्रता, ठीक है, एकल परिवार में ये होता है। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, ठीक है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है हमारे एकल परिवार में। अब हम बात करते हैं भाई आगे के बारे में थोड़ा सा, कम पारिवारिक मतभेद। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आया है, कम पारिवारिक मतभेद। ज़्यादातर क्या होता है कि भाई आप लोग देख पाते होंगे कि जितनी लॉन्ग फैमिली है हमारी, उतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। 2 भाई 2 बहन हो गए तो लड़ाई झगड़े होने लगे, बहुत सारी बातें आने लगती हैं बीच बीच में। तो ये सारे क्या होते हैं भाई, एकल फैमिली में फ़ायदे होते हैं कि भाई कोई नहीं है, 1 भाई बहन है, सिंपल सा पेरेंट्स है, सब मेरा ही, सब तुम्हारा ही है, तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, ये आपका एकल फैमिली के फ़ायदे हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट भी दिया है कि आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने कार्य के अलावा कहीं दूसरी जगह समय नहीं बच पाता। ऐसे में एकल परिवार के सदस्य अपने परिवार के लोगों को भी समय नहीं दे पाते हैं। तो व्यस्त जीवन शैली के कारण जब प्रत्येक सदस्य अपने अपने कार्य में बिजी रहेंगे तो उन्हें किसी मुद्दे पर बात विवाद करने का समय ही नहीं मिलेगा, और इसी कारण मतभेद, पारिवारिक कलह की संभावना एकल परिवार में बहुत हद तक
घट जाती है, किसी तरह का समस्या नहीं आती है। जितनी बड़ी फैमिली उतना हम टाइम देंगे, उतना ज़्यादा हमें बातें मिलेगी, उतनी ज़्यादा झगड़े करेंगे। तो ये हुए एकल परिवार के आपके फायदे। परिवार में सुख शांति होगी, ठीक है। आर्थिक आपका स्वावलंबन बना रहेगा। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जितने कम लोग हो उतने कम खर्चे होंगे। घरेलू कार्यों का कम बोझ होगा आपके पास। अधिक आत्मनिर्भरता होंगे आप। यदि आपके बड़े पेरेंट्स हैं, मतलब आपके दादा दादी भी हैं साथ में, तो पापा का क्या करते हैं, कुछ डिपेंडेंट किस पे होते हैं, बाबा दादी के पास होते हैं। नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, जो सोचना है खुद को सोचना है। तो ये क्या होता है, एकल फैमिली के फायदे हुए। अब हम बात करते हैं कि एकल फैमिली के नुकसान क्या क्या है। आइए नुकसान भी देखते हैं। अगर किसी चीज का फायदा है तो नुकसान तो कंपलसरी है। यदि नुकसान की बात करें तो बड़े बुजुर्गों का सहारा नहीं होता, और जब बड़े बुजुर्गों का सहारा नहीं होता तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जिसपे आप समझ नहीं पाते, तो आपको लगता है कि हमारे पापा मम्मी होने चाहिए, हम डिसीजन ले पाएँ, है ना। ऐसा अक्सर आपने देखा है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है काश मेरे भी बाबा दादी होने चाहिए, हमें घुमाने वाले होने चाहिए, हमें प्यार करने वाले होने चाहिए, क्योंकि दादा दादी के प्यार का बात ही अलग होता है ना बच्चों को। उसके अलावा उचित संस्कारों की कमी होती है ना भाई। अगर माता पिता हैं तो हम लोग सिर्फ उतने ही संस्कार दे पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अपना पर्सनल बिजनेस होता है, बिजनेस में बिजी है, जॉब होता है, जॉब में बिजी है। तो बच्चों को हम इतना संस्कार नहीं दे पाते हैं। उन्हें पढ़ाना लिखाना इतने में ही टाइम हमारा चला जाता है। लेकिन यहीं पे संयुक्त परिवार जो होते हैं, बाबा दादी बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, उनके पास जो टाइम होता है बच्चों को देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ये हुआ आपके एकल परिवार के नुकसान। बच्चों की संगति, ठीक है। यहाँ पर अब एकल परिवार है तो भाई आप कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी क्या कर रहे हो, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका है अकेलापन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये तो सबसे एकल परिवार की ये तो सबसे खास बात है कि अकेलापन, ठीक है। उसके अलावा कठिन परिस्थितियों में सहारा नहीं होना, ठीक है। उसके अलावा हम लोग और भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, यहाँ से आपका पूछा जाता है। जैसा शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात वर्ष प्रतिबंधित किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के जनक माना गया है। इन्हें याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक माना गया है। इन्होंने मटर के पौधों पर इन्होंने अपना रिसर्च किया था और फिर इन्होंने आगे के बारे में बताया था कि जेनेटिक्स है, ये क्या है, कैसे करैक्टर होते हैं, इसके सारी चीज़ें बताया था। तो आपको याद रखना है कि जेनेटिक्स या मतलब आनुवंशिकता के जनक या पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई है। कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात वर्ष प्रतिबंधित ये कर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बस आपको यूपी टेट के सिलेबस में आपके परिवार फैमिली से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। अब किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, यहाँ से टोटल अगर मैं क्वेश्चंस बनाने पे आ जाऊँ तो 150 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, लेकिन हम आपके लिए एक शॉर्ट में 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। नेक्स्ट बैच में हम लोग पूरी क्वेश्चंस लाने का पूरी कोशिश करेंगे, आपको एक सीरीज के साथ पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे घर बैठे क्लासेस में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, बालक की प्राथमिक पाठशाला क्या है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है पूरा कि भाई बालक की प्राथमिक पाठशाला क्या है, आपका समाज है, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो आपका आंसर राइट है ऑप्शन ई, मतलब यहाँ पे गलत हो गया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सी होना चाहिए, परिवार, फैमिली। बालक की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो क्या होती है भाई, फैमिली होती है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है। तो आपको बताना है के.एम. कापड़िया, किसका है भाई, के.एम. कापड़िया का। ये इन्होंने बोला कि भारत में परिवार का जो अर्थ है वो संयुक्त परिवार है,
ठीक है। हमारे इंडिया में क्या होता है, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, हमारे ग्रैंडफादर, फादर, है ना, अंकल आंटी, सभी को क्या होते हैं, एक वैल्यू देते हैं, समझते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। तो के.एम. कापड़िया का कहना है कि भारत में परिवार का जो अर्थ है वो है संयुक्त परिवार। इन्होंने एकल परिवार की डिफिनेशन भारत में नहीं दी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड है आपका, एकल परिवार की विशेषता क्या है। अब एकल परिवार की अगर विशेषता की बात करें तो एकल परिवार में क्या है कि बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जब आपके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, तो आपको ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं पड़ता, आप खुद से डिस्कशन करते हो, है ना। तो बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन 4 है आपका, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो भाई देखिए, कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा जाती है, ये इसका कोई मतलब नहीं है ना, भिन्न भिन्न जम जाती है, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए भिन्न भिन्न हो जाती है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परिवार की कोई कैरेक्टर, कोई विशेषताएं नहीं है, ठीक है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व करते हैं। ये सभी परिवार की क्या हैं, विशेषताएं हैं। लेकिन कौन से नहीं है, तो यहाँ पे आय से मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, एकल परिवार का तात्पर्य। एकल परिवार का क्या तात्पर्य है, तो परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ होते हैं उसे हम एकल परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, दी फैमिली नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आर्गबर्न और निमकॉफ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दी फैमिली नामक पुस्तक समाजशास्त्र में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है आपका, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाली नाम किसने संबोधित किया है। भाई ध्यान से समझिएगा, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाली नाम किसने संबोधित किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटो और अरस्तु ने। इन्होंने बोला कि परिवार ही हमारी प्रारंभिक पाठशाली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक समान निवास होता है और आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिवार। एक परिवार ही है जिसमें सामाजिक समूह जिसका सामान्य निवास होता है, इसमें कोई भेदभाव या अलग अलग नहीं होता, आर्थिक सहयोग होता है और प्रजनन क्रिया भी इसमें पाई जाती है, तो एक परिवार में ही होती है। और इसीलिए मैंने रक्त संबंधी बोला, क्योंकि प्रजनन क्रिया भी होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विवाहोपरांत बने परिवार को हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रजनन परिवार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 10 है, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्य पर किसका नियंत्रण होता है या किसका नियंत्रण रहता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माता का। एक संयुक्त परिवार जो होता है वो सभी सदस्यों का जो नियंत्रण होती हैं वो हमारी माता पिता होती हैं, ठीक है, मतलब कि माता होते हैं। तो याद रखिएगा, एक संयुक्त परिवार को जोड़े रहने का काम एक परिवार के सभी सदस्य पर है, जो नियंत्रण होता है वो माता पे ही रहता है। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, अपने घर में जन्म ले रहे हैं, और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, मतलब अगर लड़की है एक तो ससुराल गई वहाँ पे जन्म देती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार के नाम से हम उसे जानते हैं। किसी भी समाज में परिवार का उदाहरण, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह, अगर आपको समाज में परिवार का उदाहरण देना है तो प्राथमिक समूह। 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवार द्वारा निर्मित एक परिवार
एक एक आर्थिक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्तारित परिवार। 14 नंबर, प्रारंभिक भारतीय परिवार की विशेषताएं क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि यहाँ पे जो पारंपरिक भारतीय परिवार होंगे, संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कार एवं आदर्शों की भी प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो भारतीय परिवार में ये सभी विशेषताएं होती हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। प्रवर का अर्थ है, अगर प्रवर का अर्थ की हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मतलब प्रवर का अर्थ समाज पूर्वज, समाज ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले को हम प्रवर कहते हैं, इसका अर्थ होता है। सगोत्र विवाह निषेध है या किस धर्म में माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिंदुओं में। हिंदुओं में माना जाता है सगोत्र विवाह निषेध है और ये धर्म हिंदुओं में होता है। विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं हैं, तो विवाह की आवश्यक जो जैविक हमें योग्यताएं हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। मतलब कि प्रजनन की क्षमता और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना जरूरी है। तो विवाह की आवश्यक एक जैविक योग्यताएं तब होंगी जब वो मेंटली, फिजिकली, सभी तरीके से और रिप्रोडक्टिव की भी उसके पास कैपेसिटी होगी, तब वो एक उसके पास ये योग्यता है, मतलब कैपेबिलिटी हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वेस्टर मार्क ने। 19 नंबर है, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसा विवाह को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि यदि एक समय पे एक पुरुष, ध्यान समझिएगा, एक स्त्री से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? एक विवाह, बहुपति विवाह, अंतर विवाह या आपका अनुलोम विवाह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक विवाह, क्योंकि एक समय पे एक पुरुष ने एक स्त्री के साथ विवाह किया है, इसलिए इसे एक विवाह कहते हैं। 20 नंबर है आपका, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है और यह कथन किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बोगार्ड्स। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 21 है आपका, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है, क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंधर्व विवाह। जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है तो वो क्या कहलाती हैं? दैव विवाह कहलाती हैं। जब एक विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या दिया जाता है तो उसे हम दैव विवाह कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वह विवाह जिसमें स्त्रियों का युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह क्या कहलाती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राक्षस विवाह कहलाती थी। यदि इसमें युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं तो उस स्त्रियों को हम राक्षस विवाह कहते हैं। जो मतलब स्त्रियां जो युद्धोपरांत जीत कर लाती हैं उसे राक्षस विवाह कहते हैं। 24 है, जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपने इच्छा से कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, पिशाच विवाह। पिशाच विवाह कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पिशाच विवाह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है, विवाह की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई कि ऑप्शन सी क्यों सही है? तो पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन होना बहुत ज़रूरी है, उसी विवाह को हम सफलता कहेंगे। भारतीय समाज शास्त्री मजमदार के अनुसार वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों मीन्स की ब्रह्म विवाह और असुर विवाह
दोनों के लिए है, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। परिवार की समान विशेषताएं क्या है? तो भाई परिवार की एक समान जो विशेषताएं हैं वो है आपका विवाह संबंध, वंश, नाम, समान निवास, ये सभी एक परिवार की समान विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय परिवार का स्वरूप, समझ रहे हैं, भारतीय परिवार का स्वरूप पितृ शतात्मक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? अब देखिए परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य की बात कर रहा है। आपके घर में, सभी के घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि ग्रैंड मदर हैं, फादर हैं, तो बाबा जी, दादी जी, वो सब क्या कहलाते हैं? मुखिया कहलाते हैं घर के। तो उनका क्या क्या कर्तव्य है? खाना बनाना, पैसा देना, बच्चों को पढ़ाना, सभी सदस्यों का ध्यान रखना, क्या कर्तव्य है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। यदि बुजुर्ग हैं और मुखिया हैं तो उन्हें सभी सदस्यों का ध्यान देना चाहिए, ना कि खाना बनाना, पैसा देना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारे कार्य करने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि घर के पेरेंट्स में जब बुजुर्ग होते हैं तो वो सभी बच्चों को ध्यान देते हैं। इसीलिए आपके फैमिली में भी आपको कैसी फैमिली पसंद है हमें ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। या आपको सिंगल न्यूक्लियर फैमिली पसंद है या फिर आपको कंपाउंड संयुक्त फैमिली पसंद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और कैसा फैमिली आप सपोर्ट चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यूपी टेट का ये जो क्वेश्चंस आपके लिए हम लाए हैं वो काफ़ी आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और काफ़ी यूजफुल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे इन्वायरमेंट में। जो आपका टॉपिक है ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे परिवार से। अब आपको और डीप में परिवार में नहीं जाना है, मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगी परिवार का पूरा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस दिया जाएगा। 30 मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी, 120 क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जिसमें परिवार से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है